नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम लेक्चर 17 करेंगे और नेटवर्क का प्रयोग एवं क्रिटिकल पाथ इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम में जिन मॉड्यूल्स पर चर्चा हो रही है वो यहाँ दिखाए गए हैं। परिचय एवं विहंगम छवि, परियोजना की लागत का अनुमान, निर्माण अर्थशास्त्र, प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अनुबंध प्रबंधन। इनमें से हमारी चर्चा अभी चल रही है प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग पर, और इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम इन विषयों पर विचार कर रहे हैं। प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग का परिचय, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए नेटवर्क का उपयोग, क्रिटिकल पाथ और गतिविधियों की अवधि में अनिश्चितता, जिसकी चर्चा हम पर्ट के अंतर्गत करेंगे, बार चार्ट का उपयोग, नेटवर्क की क्रैशिंग, ऋण का पुनर्भुगतान, निर्माण परियोजनाओं में संसाधन प्रबंधन, संसाधनों का स्तरीकरण और आवंटन, और प्रोजेक्ट की निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली। तो आइए हम लोग नेटवर्क का प्रयोग एवं क्रिटिकल पाथ इस पर आज प्रारंभिक चर्चा करते हैं, जहां पर कि हम कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर नज़र डालेंगे। हमने पहले भी देखा था कि गतिविधियों को नेटवर्क पर दो तरीकों से दर्शाया जाता है। एक है एक्टिविटी ऑन नोड और एक है एक्टिविटी ऑन एरो। तो एक्टिविटी ऑन नोड की जब बात होती है, वहाँ पर दो गतिविधियाँ ए या बी नोड पर दिखाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई गई हैं। ये एक नोड है और एक नोड ये है, इसके बीच में ये एरो लगा हुआ है। तो ए और बी दोनों नोड्स पर हैं और इनको ये एरो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इससे हम क्या अभिप्राय निकालते हैं कि ए एक्टिविटी हो जाने के बाद बी एक्टिविटी की जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक्टिविटी बी या गतिविधि बी जो है वो एक्टिविटी ए पर निर्भर है। दूसरा तरीका होता है एक्टिविटी ऑन एरो, जिसमें कि हम एक्टिविटी ए या गतिविधि ए जो है वो इस एरो पर दिखाते हैं और नोड आई और नोड जे इस गतिविधि के आरंभ और समापन का द्योतक होते हैं। इसी प्रकार एक्टिविटी बी या गतिविधि बी वाई और जेड नोड्स के बीच में होती है और वाई और जेड एक्टिविटी बी या गतिविधि बी के आरंभ और उसकी समाप्ति दर्शा रहे हैं। यदि यही एक्टिविटीज़ एक के बाद एक की जाएं, ए और बी, तो हम उसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि आई जे के, जहाँ पर कि एक्टिविटी ए जो है, गतिविधि ए, उसको हम कहेंगे आई जे है और एक्टिविटी बी जे के है। तो जो जे नोड है वहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक है एक्टिविटी ए का समापन और दूसरा है एक्टिविटी बी का आरंभ। अब बात आती है इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की। ये क्या दिखा रहा है कि एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी एक संग चल रही हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो ये है कि एक्टिविटी ए समाप्त हो जाएगी, तब एक्टिविटी बी शुरू होकर समाप्त होगी। यहाँ पर एक्टिविटी ए और बी एक साथ हो रही हैं, उसमें परस्पर निर्भरता नहीं है, और एक्टिविटी ए आई के है और बी जे के है। ध्यान रहे कि अब नोड के जो है वह दोनों ही गतिविधियों ए और बी के समापन का द्योतक है। एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो है इस प्रकार का, जहाँ पर कि एक्टिविटी ए आई जे है और एक्टिविटी बी आई के है। यहाँ पर इस नोड से एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों ही शुरू हो रही हैं और ए का समापन नोड जे पर है और बी का समापन नोड के पर है। ये तो रही रिप्रेजेंटेशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से गतिविधि क्या है? गतिविधि है कार्य का एक भाग जिसमें संसाधनों की खपत होती है और मात्रात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। अंग्रेजी में अगर इस बात को कहें तो एन एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हैज़ अ क्वांटिफाइबल आउटपुट। एक मात्रात्मक परिणाम आवश्यक है। इसका एक स्पष्ट आरंभ और एक स्पष्ट
समापन होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर हम एक्टिविटी ए को ऐसे दिखाते हैं तो ये नोड आई एक स्पष्ट रूप से एक्टिविटी ए का आरंभ है और नोड जे एक्टिविटी ए का समापन है। घटना किसी गतिविधि की शुरुआत या समाप्ति का संकेत करती है। तो एक प्रकार से ये नोड्स जो हैं वो एक घटना के द्योतक हैं। आई पर क्या घटना हो रही है? ए आरंभ हो रहा है, ए गतिविधि आरंभ हो रही है। जे पर क्या घटना हो रही है? ए एक्टिविटी खत्म हो रही है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का है, जैसा हमने पहले देखा था कि आई के जे के, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो के नोड पर क्या हो रहा है? के नोड में दो घटनाएं हो रही हैं। एक है ए का समापन और बी का समापन। इस बात पर हम अभी चर्चा करेंगे कि हम कब मानेंगे कि हम नोड के पर पहुंच गए हैं। स्पष्ट है कि तभी होगा जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, अर्थात ए भी समाप्त हो जाए और बी भी समाप्त हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हम नोड के पर पहुंच गए हैं। इस बात का हम लोग प्रयोग करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में, जिस पर कि हम आज चर्चा करेंगे। एक डमी एक्टिविटी होती है, डमी गतिविधि। डमी गतिविधि क्या होता है? एक ऐसी गतिविधि जिसमें कि संसाधन की खपत नहीं होती है। गतिविधि में यह परिभाषित है कि उसमें संसाधनों की खपत होगी। डमी एक्टिविटी में संसाधनों की खपत नहीं होती है, तो फिर उसकी आवश्यकता क्यों होती है? अन्य गतिविधियों के बीच तार्किक अंतर्निर्भरता दिखाने मात्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण में देखते हैं। अगर इस प्रकार का नेटवर्क है तो आई जे हमारी एक्टिविटी ए है और आई के हमारी एक्टिविटी बी है। अगर उस प्रोजेक्ट में मात्र दो ही गतिविधियां हैं, दो ही एक्टिविटी हैं, तो अब हमारा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? एक स्पष्ट स्टार्ट तो यहां पर मिल गया। यह नोड ए और बी दोनों का आरंभ दिखा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हम दिखाना चाहते हैं कि नोड के पर पहुंचने पर ही हमारा प्रोजेक्ट समाप्त होगा, तो हम जे और के को एक तरीके से शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करते हैं और एक डॉटेड एरो से इसको दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं डमी गतिविधि। क्योंकि अगर हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं ए और बी, तो हम आई और जे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आई और जे दोनों, ए और बी दोनों के ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक हों। इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये नहीं अलाउड है। इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो जे को हम तोड़ देते हैं और जे और एक के लगाते हैं और जे और के बीच में डमी गतिविधि लेकर के हम बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट के पर पहुंचने पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निर्माण परियोजनाओं में बार चार्ट का उपयोग। एक उदाहरण लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट का जहां पर कि ए और बी दो ही एक्टिविटीज़ हैं और क्रमशः उनमें 5 दिन और 9 दिन लगते हैं। तो बार चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो दो एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन है। एक है जिसमें कि गतिविधि ए और बी स्वतंत्र हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो हम प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही ए और बी दोनों ही शुरू कर सकते हैं। अब ए क्योंकि 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी तो ए तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। बी में 9 दिन लगेंगे तो वो 9 दिन तक चलेगी। तो इसमें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें 9 दिन की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि हमने ये मान लिया है कि क्योंकि ए और बी स्वतंत्र गतिविधियां हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो हम ए को भी जब शुरू कर सकते हैं, अर्थात प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही, तो वहीं पर इसको शुरू कर देते हैं। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि गतिविधि बी गतिविधि ए पर निर्भर है। तब क्या होगा कि हम गतिविधि बी को यहाँ पर शुरू ही नहीं कर सकते। हम तभी गतिविधि बी शुरू कर सकते हैं जब गतिविधि ए समाप्त हो जाए, अर्थात प्रोजेक्ट की शुरुआत में
मात्र एक्टिविटी ए ही हो सकती है। तो पहले 5 दिन गतिविधि ए चलेगी और जब ये समाप्त हो जाएगी तब गतिविधि बी चलेगी और हमें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 14 दिन का समय लगेगा। ये बार चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। आइए अब हम एक उदाहरण से कुछ नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। इस तालिका में दिया हुआ है कि हमारे प्रोजेक्ट में 4 गतिविधियां हैं, ए, बी, सी और डी। ए और बी कोई निर्भरता नहीं है, अर्थात वो एक संग शुरू की जा सकती है प्रोजेक्ट में। सी ए और बी दोनों पर ही निर्भर है और डी केवल बी पर निर्भर है, अर्थात सी तभी शुरू हो सकती है जब ए और बी दोनों समाप्त हो जाएं, जबकि डी शुरू हो सकती है जबकि केवल बी समाप्त हो जाए। ए और बी एक संग शुरू में ही शुरू की जा सकती हैं। तो इस बात को हम नेटवर्क में कैसे ले जाते हैं? नेटवर्क हमने बनाया इस तरीके से, जहां पर कि एक्टिविटी ए और बी हमने नोड 1 से शुरू किया और शुरू में ही एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी इस प्रकार से की। और सी बनाने के लिए यह दर्शाना आवश्यक था कि वो ए और बी दोनों पर ही निर्भर है। ये हमने कैसे दिखाया? ये डमी एक्टिविटी यूज़ करके। इस डमी एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि एरो क्योंकि इस तरीके से पॉइंटेड है तो सी तभी शुरू हो सकती है जबकि ए और बी दोनों पूरी हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर संसाधन की खपत नहीं हो रही है, इसलिए एक तरीके से नोड 3 पर पहुँचना और नोड 2 पर पहुँचना इस रास्ते से एक ही बात है। इनको अलग किया गया है मात्र लॉजिकल कारणों से, एक तार्किक कारणों से इनको अलग किया गया है। तो सी तो हो गया ए और बी दोनों पर निर्भर, तो सी यहाँ दिखा दिया गया। डी क्योंकि मात्र बी पर निर्भर है इसलिए डी बी की समाप्ति पर शुरू हुआ और यहाँ पर समाप्त हो गया। तो हमने नोड 4 को मान लिया हमारे प्रोजेक्ट का समापन। प्रोजेक्ट का समापन कब हुआ? जबकि एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी दोनों ही पूरी हो गई। तो इस प्रकार से हमने इस नेटवर्क में इस तालिका में दी हुई जानकारी को तब्दील कर दिया, उसको रिप्रेजेंट किया। अब एक छोटी सी इसमें त्रुटि की गई है जानबूझ करके। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इस नेटवर्क को देखें और पकड़ने की कोशिश करें कि गलती कहां है। तो गलती ये है, हमने पहले बताया था कि जब हम एक्टिविटी को IJ करते हैं तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि J I से बड़ा हो। तो हम जब एक्टिविटी 2-3 कर रहे थे, जो यहाँ पे 2-3 दिखाया गया है, वहाँ पर वो 3-2 था। हमने इस नोड को 3 माना था, इस नोड को 2 माना था। तो जो डमी एक्टिविटी थी वहाँ पे वो डमी एक्टिविटी थी, जो डमी एक्टिविटी थी वो 3-2 हो गई थी, जबकि इस नियम के अनुसार वो 2-3 होनी चाहिए थी या हो सकती है। तो अगर हम इसको 2-3 कर देंगे तो एक्टिविटी ए हो गई 1-3, एक्टिविटी बी हो गई 1-2 और डमी एक्टिविटी हो गई 2-3। तो इस प्रकार से सभी एक्टिविटीज़ में यह जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यह भी हो सकता है कि अंततः किसी भी प्रोजेक्ट में यह डमी एक्टिविटी ना हो, एक और एक्टिविटी हो जो कि हो सकता है ई हम माने और ई में कुछ संसाधन लगे और ये कहा जाए कि ई बी पर निर्भर है और सी ए और ई पर निर्भर है। सीधी सी बात यह है कि जब हम कहेंगे कि सी ए और ई पर निर्भर है तो बी पर निर्भरता, सी की बी पर निर्भरता उसमें समावेशित है, क्योंकि ई बी पर निर्भर है, सी ई पर निर्भर है, तो ऑब्वियसली सी बी पर भी निर्भर है। अर्थात सी करने के लिए न सिर्फ बी बल्कि ई भी पूरी हो जानी चाहिए। और उस केस में यह नियम कि ई को हम 2-3 कहें वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए नोड की नंबरिंग करते वक्त, उनको नंबर असाइन करते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ पर कि हमारे पास ABCDE ये 5 एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पर निर्भरता A और B स्वतंत्र हैं, C A और B पर निर्भर है,
डी ए पर और ई मात्र बी पर। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया इस प्रकार कि ए और बी शुरू हो गए, फिर ए पर और बी दोनों पर ही सी निर्भर हो गई जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ई बी से आ गया जो यहाँ दिया हुआ है, और डी शुरू हुई जबकि ए समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की तालिका से इस प्रकार का नेटवर्क बनाना यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। ध्यान रहे कि यहाँ पर मात्र निर्भरता की बात हो रही है। अभी तक हमने दोनों उदाहरणों में अवधि की बात नहीं की है कि एक्टिविटी ए है या बी है, सी है, जो भी है वो कितने दिन की है या कितने सप्ताह लगेंगे, इसकी बात अभी नहीं हुई है। अर्थात प्रोजेक्ट की अवधि क्या होगी क्या नहीं होगी इस पर हमने अभी चर्चा नहीं की है, और उस बात को हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं अवधि को जोड़ने की। गतिविधियों में अवधि को जोड़ना है। हमने पहले उदाहरण में देखा था कि 2 गतिविधियां थीं, ए और बी, जिनमें कि 5 दिन या 9 दिन लगते हैं, और उसमें स्वतंत्र होने पर हमें प्रोजेक्ट के लिए 9 दिन चाहिए, और गतिविधि बी अगर ए पर निर्भर है तो हमें 14 दिन लग रहे थे। अब 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि किसी भी गतिविधि के लिए 2 समय होते हैं। एक समय वो होता है जबकि वह गतिविधि निर्भरता के आधार पर शुरू की जा सकती है। दूसरा समय वो होता है जबकि वो गतिविधि आवश्यक रूप से शुरू कर दी जानी चाहिए। यदि वह शुरू नहीं की जाती है तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, उसकी अवधि बढ़ जाएगी। इस बात को हम इस चित्र में कैसे देख पा रहे हैं? एक्टिविटी ए है जो कि 5 दिन में समाप्त हो जाएगी, एक्टिविटी बी है जिसके लिए 9 दिन लगेंगे। तो यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 पर ही शुरू की जाए, हम उसको 4 दिन पे भी शुरू कर सकते हैं, और अगर 5 दिन लगते हैं तो 9 दिन में वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात हमारा प्रोजेक्ट जिसमें कि वैसे भी 9 दिन लगने वाले हैं, हम बी तो करें शुरू से, लेकिन ए करने में थोड़ा सा गुंजाइश है, एक थोड़ा सा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको 0 पर शुरू करेंगे तो 5 पे ख़त्म हो जाएगी, और नहीं तो हमें 4 पर तो आवश्यक रूप से उसको शुरू कर देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने 4 पर भी शुरू नहीं किया तब हमारा प्रोजेक्ट 9 दिन के बजाय हो सकता है 10 दिन या 11 दिन चला जाए। तो किसी भी गतिविधि के लिए ये समय और ये समय अलग अलग हो सकते हैं। इस बात का उदाहरण और इस बात की चर्चा हम लोग लगातार आज के लेक्चर में करेंगे। तो आइए औपचारिक रूप से देखते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम EST क्या होता है। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम किसी भी गतिविधि का उस समय को दर्शाता है जिस पर कि विशेष गतिविधि शुरू की जा सकती है। अर्थात जो गतिविधियां उसके पहले पूरी होनी चाहिए वो हो गई हैं, और यह गतिविधि अब निर्भरता के आधार पर शुरू की जा सकती है। यह होता है उस गतिविधि का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्थात उसके पहले तो यह गतिविधि शुरू की ही नहीं जा सकती। यदि गतिविधि IJ है तो उसका EST IJ से चिन्हित किया जाता है। गतिविधि का अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी होता है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ? यह उस समय को दर्शाता है जिस पर गतिविधि समाप्त की जा सकती है। हमने अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माना जबकि गतिविधि शुरू हो सकती है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा? गतिविधि के शुरू होने के बाद उस गतिविधि में लगने वाली अवधि को अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम पर, EFT पर। यदि गतिविधि IJ है तो उसका EFT IJ से चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर एक्टिविटी A जिसका कि ड्यूरेशन DIJ है, एक्टिविटी A IJ है और उसका ड्यूरेशन DIJ है, ये I उसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है और J उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है IJ का अर्थात गतिविधि A का, वह उसके अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस
उसका ड्यूरेशन। इस प्रकार हम पहुंच जाते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम पर। आइए इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक परियोजना में दो गतिविधियां हैं, ए और बी, जो कि एक ही समय पर शुरू हो रही हैं। ए और बी की अवधि क्रमशः 4 और 7 सप्ताह की है। तो परियोजना के नेटवर्क का निर्माण करें और यह मानते हुए कि गतिविधियों को उनके ईएसटी पर शुरू किया जाएगा, बार चार्ट बनाएं। तो नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक्टिविटी है ए जो कि 4 सप्ताह लेती है, एक्टिविटी बी है जो कि 7 सप्ताह लेती है। दोनों इंडिपेंडेंट है, एक ही समय पर शुरू होती हैं। तो हमने नोड आई से उसको शुरू किया, 1 माना उसको, 1 2 1 3, और क्योंकि दो ही एक्टिविटी का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर हमने इसको एक डमी एक्टिविटी से जोड़कर प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया। इस बात को अगर अब हम बार चार्ट के रूप में दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे कि एक्टिविटी ए और बी दोनों 0 से शुरू हुई और ये एक्टिविटी तो यहाँ 4 पे ख़त्म हो गई और ये एक्टिविटी 7 सप्ताह तक चली। ये बात तब की है जबकि गतिविधियाँ ईएसटी पर शुरू हो रही हैं। ए का ईएसटी क्या है? 0। ए तुरंत शुरू किया जा सकता है क्योंकि वो बी पर निर्भर नहीं है। तो ए और बी हमने ईएसटी पर ही शुरू किए, दोनों का ईएसटी 0 था और जहाँ पे उनकी ड्यूरेशन थी, इसकी 4 वीक थी, इसकी 7 वीक थी, तो इनका ईएफटी हमने यहाँ निकाल लिया। उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि 0 पर हमने ये भी शुरू किया, 0 पर ही हमने यहाँ पे शुरू किया और ए हम पहुँच गए 4 पर क्योंकि हमारी गतिविधि की ड्यूरेशन 4 सप्ताह थी। यहाँ पर इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन 7 सप्ताह थी तो हम यहाँ 7 पर आ गए। ध्यान इस बात का रखना होगा कि हमारे पास ये डमी एक्टिविटी है जो कि हमको ये चेतावनी दे रही है कि यहाँ पर आप मात्र बी पूरा करने से ही नहीं पहुँचेंगे, आपको ए भी समाप्त करना है। तो इस उदाहरण में तो ये बात बन जाती है क्योंकि ये अवधि इससे कम थी। अगर कल को ए में 10 दिन लग रहे होते या 10 सप्ताह लग रहे होते तब हम इस नोट पर कब पहुंचते? हम पहुंचते यहाँ से 7 और यहाँ से 10, तो ये हो जाता 10 और इस 10 से, क्योंकि इस डमी एक्टिविटी में तो ड्यूरेशन 0 है, तो यहाँ से पहुँचने में हमको लगता 10। तो इस 10 और इस 7 में जो भी बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ 10 and 7, तभी हम इस नोड पर पहुँच सकेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 7 नहीं होगी, 10 होगी और वो किससे गवर्न होगी? एक्टिविटी ए से। तो ये तो एक इसकी करोलरी थी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, जो उदाहरण दिया है उसमें तो बात 4 और 7 की है। इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हम उनको मान सकते हैं। अब अभी हमने इस बात की चर्चा नहीं की है कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू हो जानी चाहिए, किस एक्टिविटी को कब आवश्यक रूप से शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह बात है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है किसी गतिविधि का? यह किसी भी गतिविधि के उस समय को दर्शाता है जब परियोजनाओं में देरी किए बिना गतिविधि शुरू हो जानी चाहिए। यदि गतिविधि आईजे है तो एलएसटी अर्थात लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को एलएसटी आईजे से चिन्हित किया जाता है। उसी प्रकार गतिविधि का लेटेस्ट फिनिश टाइम भी होता है जिसको कि हम एलएफटी कहते हैं और एलएफटी उस समय को दर्शाता है जबकि गतिविधि समाप्त हो जानी चाहिए। गतिविधि आईजे है तो उसका एलएफटी आईजे से चिन्हित किया जाता है। तो हमने 4 टर्म्स देखे, एक था ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो है जबकि कोई गतिविधि शुरू की जा सकती है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो है जबकि वो एक्टिविटी कब समाप्त की जा सकती है। एलएसटी या लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम वो टाइम है जबकि हमें वो एक्टिविटी अनिवार्य रूप से शुरू कर देनी चाहिए और एलएफटी वह समय है जबकि वह अनिवार्य रूप से एक्टिविटी समाप्त हो जानी चाहिए। तो इन 4 टर्म्स को ध्यान में रखिए किसी भी विश्लेषण में। तो
तो यदि गतिविधि ए आई जे है जिसकी की अवधि डी आई जे है, तो ये कहा जा सकता है कि एल एस टी इज इक्वल टू एल एफ टी माइनस डी आई जे, अर्थात जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है इस गतिविधि आई जे का वो क्या है, एल एफ टी जो कि लेटेस्ट फिनिश टाइम है, उसमें से अगर हम डी आई जे घटा दें तो हम पहुंच जाएंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम पर। तो वो चीज़ मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में यहाँ दिखाई गई है। तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं और नीचे दिए गए नेटवर्क में ये मानते हुए कि गतिविधियाँ अपने LST पर शुरू होंगी, बार चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण वही है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, जबकि एक्टिविटी ए में लग रहे हैं 4 सप्ताह और एक्टिविटी बी में लग रहे हैं 7 सप्ताह। तो अगर अब हम ये मानते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ LST अर्थात लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम पर शुरू होती हैं, तो बार चार्ट इस प्रकार का बनेगा, अर्थात हमारी एक्टिविटी बी जो कि शुरू होगी 0 से 7 पे ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 7 है, वो हमने यहाँ पे देखा है, तो क्योंकि ड्यूरेशन 7 है तो इसलिए कम से कम उस समय ए भी समाप्त हो जानी चाहिए, और क्योंकि ए की अवधि 4 है तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो एक्टिविटी ए का है वो है 3। तो इस पॉइंट पर एक्टिविटी ए आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जानी चाहिए। ये फ़र्क है इन दोनों बार चार्ट में। अब हमने एक्टिविटी कब शुरू हो सकती है और कब शुरू हो जानी चाहिए, इन दोनों का फ़र्क बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखाया। इस बात को अगर एक बड़े नेटवर्क में जब हम बात करते हैं तब हम उसको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास इन दो सिस्टम से डिटरमिन करते हैं। तो फॉरवर्ड पास क्या होता है? फॉरवर्ड पास स्टार्ट नोड से फिनिश नोड की ओर बढ़ता है और सिद्धांत रूप से सभी घटनाओं के EST की गणना करता है। फॉरवर्ड पास की गणना की जाती है ताकि प्रोजेक्ट के समाप्त होने की न्यूनतम अवधि तय की जा सके या निर्धारित की जा सके, पता की जा सके, और प्रोजेक्ट की गतिविधियां किस समय पर शुरू की जा सकती हैं इसकी जानकारी हमें मिल सके। तो अगर हम पिछले उदाहरण को लेते हैं और इस नेटवर्क में फॉरवर्ड पास करते हैं, तो ये कैलकुलेशन हमने आपको पहले भी बताया था कि हम नोड 2 पर पहुंचेंगे 0 + 4 करके, क्योंकि यहाँ पर एक ही एरो आ रहा है, तो 0 + 4, तो ये हम लिख देते हैं 4। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर ए, और जाहिर सी बात है कि इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का जो कि डमी है इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम भी होगा। अब एक्टिविटी बी पर आते हैं, तो हमने अगर एक्टिविटी 0 पर शुरू की तो हम यहाँ पर 0 + 7 अर्थात EST ऑफ IJ इसका 0 प्लस इसका ड्यूरेशन 7, तो यहाँ आ गया 7, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 4 and 7 = 7, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आ गया 7। तो हम लोगों ने किया फॉरवर्ड पास, अर्थात स्टार्ट से एंड की ओर हम चले और प्रोजेक्ट की अवधि निर्धारित की, ज्ञात की। हम 7 दिन से पहले ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कि 7 दिन तो लग ही रहे हैं। अब अगर 3 गतिविधियां हैं X I1J, Y I2J, Z I3J, जो कि दिखाई गई हैं इस प्रकार कि X, Y और Z 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि J पर समाप्त हो रही हैं, और इनका स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग नोड I1, I2 और I3 है। तो अर्थात X का स्टार्टिंग पॉइंट I1 है, Y का स्टार्ट I2 है और Z का स्टार्ट I3 है। इनके ड्यूरेशंस DI1J, DI2J और DI3J है। तो यहाँ पर पहुँचने का समय होगा मैक्सिमम ऑफ EI + DIJ, अर्थात इस रूट से जो नंबर आएगा, इस रूट से जो नंबर आएगा और इस रूट से जो नंबर आएगा उसका मैक्सिमम होगा यहाँ पर पहुँचने का समय। ये चीज़ हमको यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है, जहाँ पर कि
दो एरोज यहाँ मिल के आ रहे हैं और मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर लेंगे मैक्सिमम ऑफ 0 + 4 और 0 + 7 अर्थात 7। आइए अब इस चीज़ को हम लोग एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि परियोजना की गतिविधियों के बारे में तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय ज्ञात करें। तो अगर एक्टिविटीज़ 4 हैं ABCD और इनकी अवधि इस प्रकार से दी हुई है, डिपेंडेंस दिया हुआ है, तो ये नेटवर्क तो हम पहले बना चुके हैं, सिर्फ इसमें हमने गतिविधियों का समय जोड़ दिया है। तो अब तय ये करना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। समय की कैलकुलेशन इस चित्र में दिखाई गई है। हम 0 पर एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं क्योंकि A और B दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हम एक साथ उनको शुरू करते हैं। EST पर दोनों एक्टिविटी शुरू होंगी A और B। यहाँ से पहुँचेंगे 0 + 5, लेकिन यहाँ पर दूसरा एरो भी आ रहा है। उसकी पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि हम आ कहाँ से रहे हैं। ये एरो आ रहा है यहाँ से, तो हम B को देखते हैं कि यहाँ हम पहुँचेंगे 0 + 6 अर्थात 6 और यहाँ पर पहुँचेंगे इस रूट से 6 + 0 से, तो अर्थात 0 + 6 और 0 + 5 इसका मैक्सिमम लेंगे तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे 6 पर। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे 6 पर तो यहाँ हम कब पहुँचेंगे, जो कि हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है। यहाँ हम पहुँचेंगे 6 + 4 अर्थात 10 और 6 + 3 अर्थात 9। तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर 10, क्योंकि हमें लेना होगा मैक्सिमम ऑफ 6 + 4 और 6 + 3। इसका आंसर है 10। तो हमारा प्रोजेक्ट समाप्त होगा कम से कम 10 दिनों में। अगर हमारे प्रोजेक्ट में 4 एक्टिविटीज़ हैं A, B, C और D, जिसमें कि 5, 6, 4 और 3 सप्ताह, दिन, महीने जो भी यूनिट है, अगर इतना समय लगता है और उसकी निर्भरता यह है कि A और B इंडिपेंडेंट हैं, C A और B दोनों पर निर्भर है और D मात्र B पर निर्भर है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमें 10 यूनिट का समय लगेगा। यह है फॉरवर्ड पास की गणना, अर्थात ऐसी गणना जिसमें कि हर एक्टिविटी को हमने EST अर्थात जब वो शुरू हो सकती है तब हमने उसको शुरू कर दिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूनतम अवधि का आकलन करने का एक और उदाहरण देखते हैं, जहां पर कि ABCDE ये नेटवर्क भी हम पहले बना चुके हैं, सिर्फ इसमें अवधि और जोड़ दी गई है। तो अगर इसमें A में 3, B में 4, C में 4, D में 3 और E में अगर 2 दिन या 2 सप्ताह लगते हैं और उनकी निर्भरता इस प्रकार है, तो हमको यह प्रोजेक्ट करने में कम से कम कितना समय लगेगा, ये दिखाया गया है इस चित्र में। इसकी डिटेल डिस्कशन अब हम नहीं कर रहे हैं, पिछली बार हमने आपको करके दिखा दिया था। और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आएगा मैक्सिमम ऑफ 6, 8 एंड 6 अर्थात 8। ये प्रोजेक्ट पूरा करने में हमें 8 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट समाप्त करते समय हमें ये रूट और ये रूट, ये तीनों ही एक्टिविटीज़ लेकर आनी है। तो इनके पीछे का कैलकुलेशन आप यहाँ से चलेंगे अगर स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आप स्वयं कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ 2 एरोज मिल रहे हैं वहाँ पर हम उसको मैक्सिमम लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से पहुँचना है और यहाँ से पहुँचना है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 4 अर्थात 4। तो यहाँ पर पहुँचने का अर्लीस्ट टाइम है 4। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट की न्यूनतम अवधि कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है बैकवर्ड पास की। बैकवर्ड पास फिनिश नोड से स्टार्ट नोड की ओर बढ़ता है और सिद्धांत रूप से सभी घटनाओं के LST की गणना करता है। ये कैसे होता है ये हम आपको अभी दिखाएंगे। बैकवर्ड पास के माध्यम से प्रोजेक्ट की अवधि को बढ़ाए बिना यह ज्ञात किया जाता है कि किसी भी गतिविधि को कब अनिवार्य रूप से शुरू कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें
आवश्यकता पड़ती है बैकवर्ड पास की। वहाँ पर अगर 3 एक्टिविटीज़ इस प्रकार से आती हैं तो हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए यहाँ का जो LI है अर्थात लेटेस्ट टाइम, वो हम निकालने के लिए LJ अर्थात यहाँ के लेटेस्ट टाइम में से ये ड्यूरेशंस हम घटा करके लेके आएँ और देखें कि यहाँ पर मिनिमम क्या है। ये बात आपको स्वयं किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लेनी चाहिए और ये मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है। आइए एक उदाहरण देखते हैं बैकवर्ड पास का। वही गतिविधियाँ हैं A, B, C और D। हमारा प्रोजेक्ट है 4 गतिविधियों का और डेटा भी वही है। A में 5 दिन, B में 6 दिन, C में 4 दिन और D में 3 दिन। तो हमने ये तो तय कर लिया था या ये कैलकुलेशन कर लिया था कि फॉरवर्ड पास से न्यूनतम अवधि 10 दिन है। अब बात यह आती है कि हमें कौन सी गतिविधि कब अनिवार्य रूप से शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए हम शुरू करेंगे पीछे से अर्थात फिनिश से, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा प्रोजेक्ट 10 दिन का है, तो हमें कौन सी एक्टिविटी कब अनिवार्य रूप से शुरू कर देनी चाहिए, इस बात की गणना हम करेंगे और हर एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालेंगे। जो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम आए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर हमें 10 में ख़त्म करना है तो यहाँ पर हमें कब पहुँचना चाहिए, 10 - 4 अर्थात 6 पर। यहाँ पर हमें कब पहुँचना चाहिए, मिनिमम ऑफ 6 और 7, क्योंकि 7 हमारा आ रहा है यहाँ से और 6 हमारा आ रहा है यहाँ से। तो क्योंकि हमें यहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है, क्योंकि हमको जाना तो इधर है लेकिन हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं, तो हम ये रूट देखेंगे और ये रूट देखेंगे। इस रूट में 6 है क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 6 और यहाँ पर है 7, 10 - 3, तो और उसका मिनिमम है 6। तो लेटेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे हमारा नोड है वो आया 6। 6 - 6 यहाँ पर हम पहुँच गए 0 और 6 - 5 यहाँ पर आ गया 1। तो मिनिमम ऑफ 0 एंड 1 इज़ 0। तो हमारा प्रोजेक्ट 0 पर ही शुरू होगा, लेकिन एक्टिविटी A और एक्टिविटी B क्या हमें एक साथ शुरू करने की आवश्यकता है? आप इस डेटा को देखेंगे और सोचेंगे तो आप जानेंगे कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है। एक बार आप स्वयं सोच के देखिए, फिर हम लोग इसकी आगे चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण हम लेते हैं जहाँ पर कि नेटवर्क सीधा है। एक्टिविटीज़ A, B, C, D, E, F जिस प्रकार से दी गई हैं वहाँ पर दी हुई हैं। एक्टिविटीज़ A, B, C, D, E, F उनकी निर्भरता और उनकी अवधि यहाँ पर दी हुई है। तो अब हमको निकालना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के आधार पर बार चार्ट कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू की जा सकती है और कौन सी एक्टिविटी कब अनिवार्य रूप से शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम फॉरवर्ड पास का प्रयोग करते हैं और यह तय करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट की अवधि क्या है। तो हम यहाँ से शुरू होंगे। यहाँ पर 0 + 6 तो ये आ गए 6, 6 + 8 ये आ गया 14। यहाँ पर 0 + 6 तो आ गए 6, 6 + 4 = 10 और यहाँ पर 14 + 7 हम आए मैक्सिमम ऑफ 14 + 7 और 10 + 3 अर्थात मैक्सिमम ऑफ 21 और 13 जो कि है 21। तो अर्थात हम इस प्रोजेक्ट को 21 दिनों में या 21 यूनिट्स में ही समाप्त कर सकते हैं। तो अब इसका बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो है ये कि ये तो हमारा था नेटवर्क। इसके आधार पर हमने देखा कि हम A, B और C कब कर सकते हैं। A शुरू किया 6 पे ख़त्म हुआ, B 6 पे शुरू हुआ और 14 पे समाप्त हुआ, C 14 पे शुरू हुआ और 21 पे समाप्त हुआ। क्योंकि हम EST से हर एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो D जो कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है A के साथ शुरू हो सकती है,
तो हमने डी को भी यहाँ से ही शुरू कर दिया और यहाँ पर भी आए 6 और फिर 4 10 और 3 13। तो हमारा ये जो लूप था नीचे वाला, ये लूप 13 पर समाप्त हो गया और ये लूप 21 दिन तक चला। ये हुआ EST पर एक्टिविटी शुरू करने की बार चार्ट। अब अगर हम इसी बात को LST करना चाहें, हम ये जानना चाहें कि कौन सी एक्टिविटी कब अनिवार्य रूप से शुरू कर देनी चाहिए, तो हमको करना पड़ेगा बैकवर्ड पास। तो हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 21 दिन चलेगा। अब 21 दिन में ये प्रोजेक्ट समाप्त करना है, तो इसके लिए F कब शुरू कर देनी चाहिए? 21 - 3 = 18। E हमें कब शुरू कर देना चाहिए? 18 - 4 = 14। और D हमें कब शुरू कर देना चाहिए? 14 - 6 = 8। वो बात दूसरी कि जब हम इस लूप से आते हैं ऊपर से, C हमें शुरू कर देना चाहिए 21 - 7 14 पर, B शुरू कर देना चाहिए 14 - 8 6 पर, और A शुरू कर देना चाहिए 6 - 6 = 0। और ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट तो 0 पर शुरू ही कर देना चाहिए। अब प्रोजेक्ट शुरू करते समय A और D दोनों शुरू किए जाएं या सिर्फ A शुरू किया जाए, ये बात यहाँ पर स्पष्ट होकर आई। अब इसको अगर हम बार चार्ट के रूप में देखेंगे तो स्थिति ऐसी बनेगी। किसी भी प्रोजेक्ट में हम उस पाथ को या उस रास्ते को ढूंढते हैं जहाँ पर कि सभी एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल हैं वो हमें मिल जाएं। वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ जानने के लिए हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का प्रयोग करते हैं। फिर हर गतिविधि का फ्लोट निकालते हैं। जिन गतिविधियों में फ्लोट 0 होता है उनको हम क्रिटिकल मानते हैं और वो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल होती हैं, उनका मॉनिटरिंग विशेष रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें डिले प्रोजेक्ट पर भारी पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ का जो उदाहरण है, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास D, E और F मिला करके 8 दिन का फ्लोट है। हो सकता है कि हम D 6 दिन की जगह 8 दिन में पूरा करें, E 4 दिन की जगह 6 दिन में पूरा करें, तब भी हमारे पास कुछ फ्लोट बचेगा क्योंकि हमने 2 दिन यहाँ बढ़ाया, 2 दिन यहाँ बढ़ाया और हमारे पास कुल 8 दिन का फ्लोट था। तो इस प्रकार से हम अपने संसाधनों को आवंटित कर सकते हैं, उनको रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो यह महत्व है हमारे नेटवर्क का। इस नेटवर्क को हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए। तो अब EST पर आधारित नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का समय दिया हुआ है। LST पर आधारित नेटवर्क का समय यहाँ पे दिया हुआ है और उसको हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार कि हम किसी भी नेटवर्क में EST और LST, EST LST, EST LST, EST LST इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये देखना होता है कि EST और LST दैट इज़ अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, जहाँ पर एक है अर्थात फ्लोट नहीं है, वो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल मानी जाती हैं। तो इस केस में, इस उदाहरण में यह पाथ हमारा क्रिटिकल है। A, B और C हमारे क्रिटिकल पाथ पर हैं और D, E और F नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि नॉन क्रिटिकल तो हैं, लेकिन क्या हम इन एक्टिविटीज़ को कभी ना शुरू करें तो क्या प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो एक फ्लोट है, एक सीमा है, उस सीमा तक हम इसमें थोड़ा प्ले कर सकते हैं, हम उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ये चीज़ हमने आपको पहले भी दिखाई थी। इस प्रकार से हम अपने बार चार्ट्स को देख सकते हैं। बार चार्ट में और नेटवर्क में एक अंतर होता है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। वो है कि बार चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए 14 यूनिट पर हैं तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि क्या हम सही चल रहे हैं। अगर हम इस नेटवर्क को फॉलो करना चाहते हैं तो 14 पर हमारी D, E और F सब खत्म हो जाने चाहिए, A और B भी लगभग ख़त्म हो जाने चाहिए, या ये भी हो सकता है कि जो कैलकुलेशन है वो 14 में B भी शायद ख़त्म हो जाता है।
तो बार चार्ट के आधार पर हम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क जब बनाते हैं तो नेटवर्क टाइम के स्केल पर नहीं होता है, तो वहाँ पर मॉनिटरिंग करने में दिक्कत होती है, लेकिन निर्भरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बार चार्ट में निर्भरता नहीं दिखाई देती है, लेकिन समय बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल पाथ विधि का एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग में की जाने वाली शेड्यूलिंग टेक्निक है ये, और क्रिटिकल पाथ उन गतिविधियों को जोड़ता है जिन्हें परियोजना के समय पर पूरा करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। इससे परियोजना को पूरा करने का आवश्यक समय भी ज्ञात किया जाता है और गतिविधियों की अवधि डिटर्मिनिस्टिक यानी निश्चित मानी गई है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण लिए उसमें यह कहा कि एक्टिविटी ए है वो 5 दिन में समाप्त हो जाएगी, या एक्टिविटी बी है वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि एक्टिविटी ए 5 दिन में हो जाएगी या 6 दिन में हो जाएगी? इसके लिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गतिविधि की अवधि निर्धारित करने में उसकी मात्रा, कितना काम इन्वॉल्व है, किस रेट से वो किया जाएगा, कितना संसाधन हम उसमें लगा रहे हैं, इन सब की भूमिका होती है और उसी के आधार पर यह नंबर निकल कर आता है। तो अभी तक हमने जो नेटवर्क में कैलकुलेशन किया है उसमें यह मान लिया है कि हम कोई भी गतिविधि एक नोन अवधि में पूरी कर लेंगे और फिर पूरी एनालिसिस कर ली। हम जब इस गतिविधि की अवधि में अनिश्चितता लेके आएंगे कि शायद 5 दिन में हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी 6 दिन भी लग सकते हैं, तो वो अनिश्चितता हम कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे उसकी चर्चा हम लोग शायद अगले किसी लेक्चर में करेंगे। इस नेटवर्क पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और होमवर्क के रूप में मैं चाहूँगा कि इसमें अगर हम ये गतिविधि x और ये गतिविधि y, जिसमें कि मान लीजिए 4 और 10 दिन लगते हैं, ये जोड़ दिया जाए, तो आप कैलकुलेट करिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और यह तय करने की कोशिश करिए कि हर एक्टिविटी का फ्लोट कितना है ऑफ ऑल एक्टिविटीज, अर्थात हर एक्टिविटी मतलब ए से लेकर के एफ और एक्स और वाई, इन सभी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ये गतिविधियां कब शुरू की जा सकती हैं, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, ये गतिविधियां कब आवश्यक रूप से शुरू कर दी जानी चाहिए। इसका कैलकुलेशन आप करें और देखें कि आपको आज का जो विषय है वो कितना समझ में आया। और इसके साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह एक सूची आपको देते हैं जिसमें कि दी हुई है पुस्तकें जो कि इस मॉड्यूल ही नहीं बल्कि इस पाठ्यक्रम में आपको सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।